जी, अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसमें हम चैप्टर 14 और 15 जो है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर 14 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने बात की है रेवेन्यू डिपॉजिट की। हमने किसकी बात करनी है? रेवेन्यू डिपॉजिट। उसमें आ जाता है सेक्शन 168 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा, मैंने आपको कहा था कि आप इमेजिन कर लें कि मारिया है, ठीक है। और मारिया जो है उसको नहीं पता, समझ नहीं आ रही कि उसके जो बाकी सम्स हैं उसने वो कहाँ पर डिपॉजिट करवाने, उसने किसको देने हैं। तो ये पावर किसके पास होगी? वो जाके जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा ना उसके पास जाके वो उसके जितने भी सम्स होंगे वो जाके डिपॉजिट करवा देगी और उसको कहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रही, आप जाने और आप ये तो पैसे जाने, ठीक है। तो 169 के अकॉर्डिंग क्या होगा? 169 में वो उस डिपॉजिट के ऊपर क्या करेगा? प्रोसीजर करेगा। प्रोसीजर किस तरह से होगा? मैंने आपको कहा था कि अगर वो जो पैसे दे के गई है, अगर कोई पेमेंट गवर्नमेंट की उसने अदा करनी है, कोई अगर पैसे रह गए हैं गवर्नमेंट के जो उसने अदा करने हैं, तो सबसे पहले वो जो है जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट के रहते होंगे वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? मालिया की उस पेमेंट को गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देगा। या फिर उसने किसी बंदे के पैसे देने हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको नोटिस भेजेगा। या फिर अगर उसका केस चल रहा है सिविल कोर्ट के अंदर, तो वो क्या करेगी? जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो सिविल कोर्ट से फैसला आने तक उन पैसों को अपने पास सेफ रखेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 170 की तरफ। 170 से मैंने आपको कहा कि बात हो रही है ऑर्डर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स की, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल 170 में वो कह रहा है कि अगर कोई सिविल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है, उसने अगर कोई ऑर्डर पास किया है किसी की लैंड जो है उसको क्या नाम है, किसी की जो प्रोड्यूस है उसको सेल करने का या उसको अटैच करने का उसने ऑर्डर दिया है, तो ये जो दोनों काम होंगे, ये जो कोर्ट होंगे, सिविल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, ये वो दोनों काम रेवेन्यू ऑफिसर या कलेक्टर की मदद से जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। कोर्ट जिस लॉ के तहत, अब उन्होंने यहाँ पर एक चीज मैंने आपको पहले बताई है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिविल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट है, उन दोनों ने क्या किया है, किसी की लैंड है उसको या तो सेल करना है, उसके ऊपर जो प्रोड्यूस हो रही है, जो कास्ट हो रही है, उसको या तो सेल करना है या फिर क्या करना है कि उसको अटैच करना है। तो उन्होंने ये दोनों काम किससे करवाने हैं? या तो उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर से ये काम करवाने हैं या उन्होंने कलेक्टर से ये काम करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर और कलेक्टर ने ये काम करने किस तरीके से हैं, किस लॉ के अकॉर्डिंग करने हैं, लॉ वो वही वाला यूज करेंगे जो दोनों कोर्ट के अंदर चल रहा होगा, ठीक है। अपना लॉ वो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, वही लॉ यूज करेंगे जो उन कोर्ट्स के अंदर चल रहा होगा। फिर सेक्शन 171 की बात आ जाती है। इसमें बात की गई है प्रिजर्वेशन ऑफ अटैच्ड प्रोड्यूस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, जो सिविल कोर्ट था और क्रिमिनल कोर्ट था, उन्होंने किसी की जो प्रोड्यूस थी उसको अटैच कर लिया है। तो अटैच करने के बाद वो उस बंदे को बाउंड नहीं कर सकते कि वो जो फसल है जिसको उन्होंने अटैच किया कि वो उसको काट नहीं सकता या उसको सेफ नहीं कर सकता या उसको बेच नहीं सकता, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर वो बंदा ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, अगर वो बंदा ये नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि सिविल कोर्ट ने अटैच कर दिया, मैंने अब ये काम नहीं करना, तो सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट जिस बंदे की वहां पर ड्यूटी लगाएगा, वो वाला बंदा जो है फिर वही उस फसल को कटवाएगा, उसको सेव करेगा या उसको बेच सकता है, अदरवाइज वो उस बंदे को बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सेक्शन 172 में आ जाता है एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब जो जुरिस्डिक्शन होती है, अब आपने ये जितना भी एक्ट पढ़ा ना उसमें कुछ बातें ऐसी थी जैसे टाइटल पर बात आ जाती है, तो टाइटल वाला जो अगर मसला आ गया तो वो खुद ही सिविल कोर्ट के पास भेज देता है कि 90 डेज के अंदर अंदर इसको सोल्व करवा के ले आओ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जिन कामों से सिविल कोर्ट को मना किया ना कि वो रेवेन्यू वाले, जितने जिन कामों के अंदर सिविल कोर्ट दखल नहीं दे सकता तो वो नहीं देगा, सिर्फ उन्हीं कामों में दखल दे सकता है जो इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं, उसके अलावा वो किसी काम में सिविल कोर्ट जो है वो रेवेन्यू वाले किसी भी काम में दखल नहीं दे सकता, ठीक है। यहाँ पर ये बात की है। सेक्शन 173 में कहता है कि पावर ऑफ इन्वेस्ट ऑफिसर, जो इन्वेस्ट ऑफिसर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, ठीक है, आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको आप सिविल कोर्ट वाली पावर भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये बात कर रहा है, वो पावर फिर कौन देगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बंदा है ना, जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर होगा जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ठीक है, उसके पास आप उसको पावर भी दे सकते हैं सिविल कोर्ट वाली, ठीक है। और सिविल कोर्ट वाली पावर को कौन देगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है 174। और 174 बताया आपको कि बात की गई है कंट्रोल ओवर सच ऑफिसर्स की, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको बीओआर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है। उनको क्या कर सकता है? उनको कंट्रोल भी कर सकता है। यहाँ पर सिंपल सी चीज है और कोई नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। 175 में बात आ जाती है इंक्रोचमेंट ऑफ
अपॉन कॉमन लैंड। अब आपने ये चीज याद करनी है, गौर से सुन लीजिएगा, ये पहले नहीं पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। बात की है इंक्रेंट, ठीक है, कॉमन लैंड। इंक्रोचमेंट क्या मतलब कि कोई बंदा है, ऐसी लैंड जो पीछे मैंने आपको बताई थी कि कुछ ऐसी लैंड है जिसके ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि इसको आप जो है वो आप इसकी पार्टीशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब कोई बंदा आता है और उसने क्या किया है, उसके ऊपर दावा कर दिया है कि भाई उसने इंक्रोचमेंट कर दिया है कि ये जो है ना लैंड, ठीक है, इसके ऊपर मेरा भी हिस्सा है या कुछ भी, ठीक। इसके 175 के अंदर क्या कह रहा है कि कोई कॉमन लैंड है और उसके ऊपर किसी ने आके इंक्रोचमेंट कर दी है। तो इसका सब सेक्शन 175A जो है ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, वो पेनल्टी की बात कर रहा है। पहली बात तो इंक्रोचमेंट हो नहीं सकती है उसके ऊपर, अगर उसने की है ना तो फिर मिलेगी उसको, पेनल्टी होगी, उसके ऊपर फाइन होगा, और फाइन कितना होगा, 500 से आगे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। जो बंदा इंक्रोचमेंट कर रहा है ना, उस बंदे के ऊपर क्या होगा, फाइन भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर 175 में सिंपल बात है कि कोई कॉमन लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर क्या किया, किसी मतलब इंक्रोचमेंट हो नहीं सकती थी, रेवेन्यू ऑफिसर कार्रवाई भी करेगा, ठीक है, देखेगा कि वाकई बनती थी नहीं बनती थी, अगर नहीं बनती थी तो वो फिर क्या करेगा, 175 के सब सेक्शन 175A के तहत उस पेनल्टी लगा, ठीक है। फिर 176 में बात करता है कि पेपर्स केप्ट बाय विलेज ऑफिसर टू बी डीम्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब विलेज ऑफिसर के बारे में आपको पहले पढ़ाया था मैंने, ठीक है, मतलब कि विलेज ऑफिसर के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे किसके होते हैं, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पर 176 में बता रहे हैं विलेज ऑफिसर के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो गई। फिर वो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि जो विलेज ऑफिसर जिसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप उसको डॉक्यूमेंट ऑफिसर भी कह सकते हैं, आप उसको क्या कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफिसर भी कह सकते हैं, सिंपल सी चीज है। 177 में बात करते हैं मैप एंड लैंड रिकॉर्ड ओपन टू इंस्पेक्शन। अब वो कह रहे हैं कि जमीन है उसके आपने नक्शे बनाए हैं, कोई रूल बनाया, कोई भी चीज है, तो वो जिस बंदे की जमीन है ना, वो बंदा चाहे तो उसके ऊपर इंस्पेक्शन भी कर सकता है, वो हर बंदे के लिए ओपन है, अगर वो चाहे तो उसकी कॉपी हासिल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। जहां पर आपको 177 में बता रहा है कि आपकी कोई लैंड है, उसके ऊपर आपने मैप्स वगैरह बनाए हैं, तो वो क्या है, इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। कोई भी बंदा, पब्लिक का बंदा आकर क्या कर सकता है, उसको वसूल कर सकता है, क्या कर सकता है, उसको वसूल कर सकता है, आपसे उसकी कॉपी रसीद ले सकता है, ठीक है। 178 में बात की गई है रिस्ट्रिक्शंस की। रिस्ट्रिक्शन की बात ये की गई है कि इस एक्ट के अंदर जो भी बातें की गई हैं उसके मतलब इसकी में आपको बात की गई है कि आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे, उसकी नीलामी होगी, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है, उसकी नीलामी हो रही है, वो सेल हो रही है, तो उसको रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा ना वो नहीं खरीद सकता, ये आपने याद रखना है। 178 सेक्शन 178 में कह रहा है कि इस एक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी की सेल की बात की गई है ना, वो प्रॉपर्टी रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो उसको खरीद नहीं सकता। सिंपल सी चीज है, बस याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 178 जितने भी यहाँ पर एक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी की बात की गई है, उस प्रॉपर्टी में से एक टुकड़ा भी रेवेन्यू ऑफिसर नहीं खरीद सकता, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर यही बस आपको बताया गया। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। चैप्टर सेक्शन 179 से, ठीक है। 179 में फिर वो कहता है इफेक्ट ऑफ फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, इफेक्ट ऑफ फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर। इसमें ये कहा गया है कि जो भी ऑर्डर फाइनल हो गया, ठीक है, उसको चेंज किया जाएगा ना, उसकी कोई अपील की जा सकती है। हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको रिवीजन कर सकता है, उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो वो कर सकता है। अदरवाइज जो ऑर्डर पास हो गया उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। फिर आज वन सेक्शन कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ नंबरदार। अब यहाँ पर उसने कहा है कि नंबरदार जो है ना उसकी अपॉइंटमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शन, इस एक्ट के तहत आप नंबरदार की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। जो आप रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं, इस एक्ट के तहत आप नंबरदार की अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ना ही आप उसको किसी सूबे के ऊपर कोई रूल उसका लागू कर सकते हैं, ठीक है। नंबरदार में कोई भी अगर सूबे का रूल है वो आप नंबरदार पर लागू नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 182 में बात की गई है पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। अब पावर टू मेक रूल का मतलब क्या है, सेक्शन 181 रह गया। सेक्शन 181 में बात की गई कि बार ऑन लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। इसमें अब उसने देखिए सिंपल सी चीज आपको नजर आ रही है कि लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिसर, कि आप किसी भी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवा सकते, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई इस एक्ट के तहत नहीं हो सकती अगर उसने काम नेक नेकी से किए हैं।
हाँ उसने कोई बेईमानी वगैरह अंदर कर दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस एक्ट के तहत आप किसी भी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, सिंपल चीज है। फिर 182 में कहते हैं पावर टू मेक रूल। अब यहाँ पर बात की गई, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, वो गवर्नमेंट की अप्रूवमेंट से इस एक्ट के अलावा भी रूल बना सकता है। लेकिन कैसे बना सकता है? गवर्नमेंट अप्रूवमेंट से। अगर गवर्नमेंट उसको अप्रूवमेंट देती है देन वो रूल बना सकता है, बना सकता है। फिर यहाँ पर सेक्शन 183 में आता है कि रूल्स टू बी मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, कि जो एक्ट में पहले रूल्स हैं उनको पब्लिक करने के बाद, उनको पब्लिकेशन करने के बाद जो रूल होंगे ना आपके, ठीक, उसके बाद वो नए रूल बना सकते हैं। ये नहीं है कि पहले वाले रूल ऐसे के ऐसे ही हैं, उसको उसने पब्लिकेशन नहीं किया और नए रूल बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीओआर के ऊपर भी एक कंडीशन है कि पहले वाले रूल जो है वो पब्लिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद वो अपने नए रूल भी बना सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन से, उसके अलावा नहीं बना सकता। ठीक है, फिर हमारा लास्ट सेक्शन रहता है 74। ठीक है, 184 यहाँ पेंशन नहीं है, उसका मैं आपको बता देती हूँ। 184 से बात है की अपील एंड सेविंग की। वो कहता है कि इसके अंदर जितने भी पिछले एक्ट हैं, ठीक है, इस एक्ट से पहले वाले जितने भी एक्ट हैं वो सारे यहाँ पर अपील नहीं होंगे। 184 में उसने सिंपल सी बात की। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई या कोई भी मसला हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर इतनी निकालते हैं ताकि आप ख्याल रखो। प्लीज।